नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय अभिषेक फुलवारे पे। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, आज अपन बात करने जा रहे हैं 12th के जो मॉडल पेपर जारी हुआ है वो भी 2024 का है ना, उसकी अपन बात करने जा रहे हैं। तो उसमें आपको पता है कि काफ़ी सारे खंड वगैरह है, तो उसमें सबसे पहले खंड अ की बात करेंगे। तो इसका जो अपना पहला प्रश्न इसमें दे रखा है, इसका नाम है कि यह एक आदर्श विलयन का गुण है। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे, इसके लगभग आधे नंबर के 16 ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। यानी इसमें विकल्प वाले लगभग 16% होंगे और प्रत्येक का अंक ओनली फॉर आधा ही होगा। ये इसमें सबसे बड़ा नुकसान है आपके लिए, पर्सन ज़्यादा है और नंबर बहुत कम है। तो 8 नंबर के प्रश्न बनेंगे ऑप्शनल, 16 प्रश्नों के लगभग 8 नंबर होंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि यह एक आदर्श विलयन का गुण है, यानी इनमें से कौन सा गुण आदर्श विलयन का है। तो पहला है ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। दूसरा इसमें दे रखा डेल्टा एच मिश्रण, यानी अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है। तीसरा है डेल्टा वी मिश्रण, यानी आयतन परिवर्तन 0 होता है। और चौथा दे रखा है उपरोक्त सभी। तो आपको बता दूं कि इसमें सारे सही दे रखे हैं कि राउल्ट का नियम का ये पालन भी करता है और अभिक्रिया एंथैल्पी का मिश्रण 0 होता है इसमें, और आयतन मिश्रण भी क्या होता है 0। तो इसके लिए उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। अगला जो इसका प्रश्न दे रखा है, इसमें जंग लगना निम्न में से किसका मिश्रण, यानी जब लोहे पर जंग लगती है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का मिश्रण होता है। तो उसमें एक तो होता है Fe2O3 और एक होता है FeOH3। ये आपको सीधा याद होना चाहिए, कौन सा Fe2O3 और FeOH3, ये सीधा याद होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके लिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगभग कितना समय लगेगा, यानी जो अभिक्रिया 90% पूर्ण होगी वो समय अर्धायु का कितने गुना होगा, ये आपको पूछा है। तो अर्धायु का 1.1 गुना होगा या 3.3 गुना होगा या 3.5 गुना होगा या 4.4 गुना होगा। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो टी का नॉर्मल फॉर्मूला याद रखना है वो होता है 2.303 बट्टे के। बाद में क्या होता है, इधर होता है लोग, ऊपर होता है आर नोट। आर नोट का मतलब प्रारंभिक सांद्रता और आर का मतलब अंतिम सांद्रता। इस प्रकार ये नोट आप बाहर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक ज्ञात करते हैं T90 का। इनके बदले आपको संबंध पूछा है, तो T90 कैसे ज्ञात करेंगे। तो ऊपर तो सेम रहेगा 2.303 बट्टे में के का के। ठीक है, अब इधर लोग का लोग रखेंगे। आर नोट का मान हमेशा 100 यूज करना है और आर का मान अंतिम सांद्रता जो आपको दे रखी है उसको 100 में से घटाकर प्राप्त करना है। जैसे आपको यहाँ पर T90 है तो 100 में से 90 घटाओ 10 आ जाएगा। अब इसको इसे काटोगे आंसर कितना आएगा 10। लोग 10 का मान होता है 1, इधर लिख देता हूँ लोग 10 का मान कितना होता है, तो सर 1 होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे T90% बराबर 2.303 बट्टे के गुणा में 1, क्योंकि लोग 10 का मान कितना हुआ 1। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अगला अपन ज्ञात करते हैं T50, क्योंकि इन दोनों के मध्य अपने को संबंध पूछा है। तो T50 बराबर होगा 2.303 बटे में के का के, लोग का लोग, और इधर आर नोट की जगह अपन कितना लिख देंगे, तो इधर लिख देंगे 100, क्योंकि ये तो प्रारंभिक सेम रखना है। और आर है, आर की जगह अपन 100 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। तो इस प्रकार लिख दो। तो 50 का भाग 100 में 2 बार, और लोग 2 का मान होता है 0.3010। ठीक है, तो लोग 2 लिख दे, इधर होता है 0.3010। तो 0.3010 पूरा यूज नहीं करना, अपने खाली 0.3 यूज करेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो 0.3 यूज करेंगे। ठीक है, तो इधर देखो क्या लिखोगे, T50% बराबर क्या लिखोगे 2.303 बट्टे में के का के, और क्या लिखोगे लोग 2 का सीधा मान लिख देते हैं 0.3। अब देखिए ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब एक काम करते हैं, समीकरण नंबर 1 में 2 का दे देते भाग, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो T90% बट्टे में क्या लिख देंगे T50%, इसमें 1 में 2 का भाग देने पर इधर क्या होगा 2.303 बट्टे में क्या के, तो के का के गुणा में 1 तो 1 बट्टे में इधर क्या होगा 2.303 बट्टे में के का के, और इधर कितना है 0.3, तो कितना लिख देंगे 0.3। अब ये 2.303 और 2.303 से के घट जाएगा पूरा, यानी कि बच्चे का खाली क्या 1 बट्टे में 0.3। 1 बट्टे में 0.3 को आप ऐसे पॉइंट हटाओ, गुणा में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 10/3। 10/3 का मतलब 3.33 लगभग। ठीक है, तो अपना आंसर आएगा कि T90 बराबर T90% बराबर ये T50 इधर है, उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे 3.33 गुणा T50%, ये आपका आंसर होगा। यानी कि T90 जो है वो T50 यानी अर्धायु का लगभग 3.33 गुणा होगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये अपना होगा 3.3 गुणा। तो वो आंसर इसका राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न अपन देखते हैं। प्रश्न है द्वितीय कोटि अभिक्रिया। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की क्या पूछिए, इकाई पूछिए। तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई, तो अपने वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करने का एक कॉमन फॉर्मूला याद रखना है, वो होता है मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n सेकंड इनवर्स। अब इसमें आप देखो ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं जो फिट बैठे।
अब इसमें n का मान n बराबर 2 यूज करना। कितना यूज करना? 2, क्योंकि द्वितीय कोटि पूछा है तो n का मान हो जाएगा 2। अब आप देखो 2 यूज करते हैं तो अगर n का मान 2 रखेंगे तो एक में से 2 घटाना -1 आएगा। देखो इधर कैसे, यहाँ पर लिखेंगे ये मोल, बाद में लिटर इनवर्स, इसकी पावर 1 - 2 सेकंड इनवर्स। 1 - 2 का मतलब होता है -1, तो ये -1 पावर हो जाएगी इसकी। मोल लिटर इनवर्स की पावर 1 माइनस, मतलब मोल ऊपर क्या सेकंड इनवर्स। अब -1 का मोल से गुणा तो बन जाएगा मोल की पावर -1, लीटर का -1 और -1 क्या हो जाएगा +1, तो लीटर का लीटर, और सेकंड का क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये चारों ऑप्शन खोटे हैं, ध्यान रखना। ये मिसप्रिंट आपको ऐसे पेपर में भी मिल सकती है, काफी सारी मिसप्रिंट आती है पेपर वगैरह में। ठीक है, ध्यान रखना इसका। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न दे रखा है जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है लैंथेनॉइड्स के परमाणु आकार में क्या होता है। तो आपको पता है परमाणु संख्या बढ़ने यानी जेड का मान बढ़ने पर परमाणु आकार में कमी आती है यानी त्रिज्या घटती है, जिसे अपन बोलते हैं लैंथेनॉइड संकुचन। क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या लैंथेनॉइड संकुचन कहता है। अगला प्रश्न है ईडीटीए 4- की समन्वय संख्या कितनी है। समन्वय संख्या का मतलब होता है कोई लिगेंड धातु धनायन के साथ कितने सारे उप सहसंयोजक बंध बनाता है। तो ये जो वो 6 बंध बनाता है, इसलिए इसकी उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या का मान 6 होगा। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में जो तत्व होता है उसका नाम है मैग्नीशियम। कौन सा भी? मैग्नीशियम तत्व किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए डीएनए में सार होता है। तो डीएनए के सार आपको याद रखना ATCG, ऐसा कैसे याद रखना है? ATCG जो होता है वो किसमें होता है? डीएनए में। और AUCG पूछे तो हो जाएगा आरएनए में। तो A का मतलब एडेनिन, T का मतलब थायमिन, C का मतलब साइटोसिन और G का मतलब ग्वानिन। तो A ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न आपके लिए दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है यानी फुल मात्रा में होता है। तो आपको अगर देखो एक बार बता देता हूं, अगर ऐसे प्रश्न आए प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है तो आपको पॉलीसेकेराइड याद रखना है। अगर क्या पूछे कार्बोहाइड्रेट पूछे तो ये ध्यान रखना भाई। अगर आपको पूछे प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पूछे तो क्या लिखना है? तो सर पॉलीसेकेराइड लिखना है। अगर आपको वहीं जैवणु पूछे, क्या पूछे? जैवणु, यानी सर्वाधिक मात्रा में जैवणु कौन सा होता है तो आपको लिखना है प्रोटीन। क्या लिखना है? प्रोटीन। अब आप देखोगे कि प्रकृति में पूछा है और प्रचुर मात्रा में पूछा है। अब यहाँ पर ना कार्बोहाइड्रेट दिया ना जैवणु दिया, तो फिर आपको सेलुलोज राइट करना, ध्यान रखना। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ये जो पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड के अंदर भी कौन ज्यादा होता है तो सेलुलोज सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति वगैरह सब सेलुलोज की बनी होती है और सभी जगह पर लगभग पेड़ पौधे ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए सेलुलोज सभी पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति में पाया ही जाता है। तो सेलुलोज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और वहीं कार्बोहाइड्रेट पूछते हैं तो अपन सीधा एक वर्ड में पूछे तो पॉलीसेकेराइड, लेकिन इसमें पॉलीसेकेराइड दोनों है, स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड है और सेलुलोज भी क्या है? पॉलीसेकेराइड, तो उसमें सेलुलोज सही होगा। और अगर जैवणु पूछते हैं सर्वाधिक मात्रा में कौन सा जैवणु होता है तो होता है प्रोटीन। ठीक है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है इसमें हिंसबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला, ध्यान रखना। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको अपन बोलते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक, ध्यान रखना भाई। कौन सा? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला भी अगर बनाया जाए तो बेंजीन की पहले बेंजीन बना देनी है, उसके बाद में बेंजीन पे एक लगा देना SO2, क्या लगा देना? SO2, और एक लगा देना Cl। इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी हिंसबर्ग अभिकर्मक। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यानी BDAC की अभिक्रिया X से कराई जाए तो एक रंजक मिलता है। क्या मिलता है? रंजक। तो ये प्रश्न जो इसमें पूछा X क्या होगा, यानी किससे अभिक्रिया कराई जाए तो एक रंजक मिलेगा। तो ऐसी अभिक्रिया आपको 2 पढ़ाई थी, ये आपको याद रखना है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे कराई जाए? X से, तो एक रंजक मिलता है। तो रंजक बनाने के लिए आपको 2 अभिक्रियाएं पढ़ाई थी, कौन सी? एक तो पढ़ाई थी फिनॉल के साथ यानी युग्मन अभिक्रिया लास्ट में पढ़ाया था फिनॉल, और एक अभिक्रिया किसके साथ थी? एनिलीन। तो आपको यहाँ पर बस थोड़ा सा डफोड़ बनाया गया, C2H5OH दे दिया। अगर यहीं पर C6H5OH होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि फिनॉल नहीं है, ये एथेनॉल है। अगला यहाँ पर एनिलीन दे रखा है तो ये इसका राइट आंसर होगा। और इसकी अभिक्रिया हम आपको अभिक्रिया भी थोड़ी बहुत बता देते हैं। BDAC का मतलब ये होता है 2 बेंजीन होती है, यहाँ पर N2 नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड क्या होगा? नाइट्रोजन। उसके बाद में इसके पास में क्या होता है? N2+ और Cl-, तो यहाँ पर होगा Cl। इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं तो एनिलीन से कराते हैं। किससे कराते हैं? एनिलीन में यहाँ पर क्या होगा? NH2 और यहाँ पर क्या होगा? H, तो ये HCl हट जाता है। ये एक प्रकार की युग्मन अभिक्रिया थी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएगी, ये N डबल बन N, और ये इस प्रकार से जुड़ती है, इसको बोलते हैं एजोबेंजीन। क्या बोलते हैं? एजोबेंजीन। और एजोबेंजीन में भी पैरा पे क्या जुड़ा है? ये इसके 1 है तो ये 4 होगा, 4 पे एमिनो है तो इसको बोलते हैं पैरा एमिनो एजोबेंजीन। कैसा बेंजीन? पैरा एमिनो एजोबेंजीन, ये ध्यान रखना। तो ये एक प्रकार का रंजक है पैरा एमिनो एजोबेंजीन। अगर यहीं पर OH होता तो फिर वो फिनॉल हो जाता, उसका नाम होता पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो ये दोनों रंजक होते हैं और कलरफुल होते हैं, ये ध्यान रखना। ये BDAC की अभिक्रिया इससे कराएंगे, किससे? एनिलीन, C6H5NH2, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके लिए
ल्यूकोस अभिकर्मक, ल्यूकोस पढ़ो एक ही बात है। तो ल्यूकोस अभिकर्मक जो है उसका फॉर्मूला क्या है, तो वो होता है शुष्क ZnCl2 या निर्जल ZnCl2 प्लस HCl, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट है एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न करेगा। तो आपको ध्यान रखना है एल्कोहल एक एसिड की भांति व्यवहार करता है, एसिड मतलब अम्ल, और सभी अम्ल जो है वो किसके साथ, धातु के साथ। तो सोडियम एक धातु है, उसके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है जो कि फटफट या फिर पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती है। ये आपको 10वीं में प्रैक्टिकल भी था इसका, है ना, फटफट या पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती है। तो ये इसके राइट आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, H2 मतलब हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, यानी बेहोश करने में किसका उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग होता है क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला भी काफी बार पूछा जा चुका है, CHCl3, ध्यान रखना क्या होता है, CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट दे रखा है निम्नलिखित में से अभिक्रिया में बी यौगिक को पहचानिए। तो सबसे पहले तो C2H5Br, क्या है ये, C2H5Br यानी एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया कैसियन से करानी है, तो मैं अभिक्रिया लिख देता हूँ C2H5Br, इसकी अभिक्रिया करानी कैसियन। कैसियन से कराओगे तो KBr हट जाएगा और यहाँ पर CN जुड़ जाएगा, तो बनेगा C2H5CN, ये बनेगा, यानी क्या बनेगा, साइनाइड, एथिल साइनाइड। अब एथिल साइनाइड का जल अपघटन करना, क्या करना, जल अपघटन, H2 है ना, H2O नहीं, H2O। जल अपघटन देखो इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है C2H5COOH, ये बनता है। अब कोई सोचे ये कैसे बन सकता है, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी ये सिलेबस में रिएक्शन ऐसी थी नहीं, फिर भी देखते हैं। ये CN था, क्या था, C2H5CN। अब इसमें करना क्या, अभिक्रिया कराना, इसका जल अपघटन करना। जल अपघटन में 2 H2 काम आएंगे, देखो कैसे। एक तो H2 में यहाँ पर लिख देता हूँ C, एक H और एक H, ये H2 ही होता है, ठीक है ना भाई। 2 हाइड्रोजन इधर रख दिया, ऑक्सीजन इधर रख दिया, और एक आपको H2 ऐसे रख देना, C H और क्या रख देना, OH। अब इसको ऐसे तोड़ दो तो देखो क्या बनेगा, NH3, यानी एक तो क्या बन जाएगा, अमोनिया। इसको छोड़ो, यहाँ पर क्या बना, C2H5, यहाँ पे CO और ये OH, तो CO और OH मिलकर क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये बनेगा प्रोपेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोपेनोइक एसिड। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है कि SN2 अभिक्रिया में क्या बनता है। तो अगर SN1 होती तो कार्बोनियम आयन होता, लेकिन SN2 में एक संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। आपको याद होगा एक कार्बन होता है जिसके इस प्रकार से 2 बंद तो इधर होंगे, एक बंद ऊपर होगा, एक तरफ से बंद टूट रहा होगा जैसे OH वगैरह, और एक तरफ से बंद बन रहा होगा Br वगैरह के साथ। तो इस प्रकार का जो बनता है वो किसमें बनता है, SN2 में। इसको बोलता है संक्रमण अवस्था या मध्यवर्ती अवस्था, ठीक है। तो ये जो 16% है ये अपने सारे कौन से थे, ऑप्शनल क्वेश्चन। अभी अपन पढ़ेंगे रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न है वो 10% आएंगे और उनके नंबर ओनली फॉर 5 होंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी से देखते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए कि कार के रेडिएटर में कौन सी मतलब पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, किसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो इसके रेडिएटर में उपयोग करना है आपको एथिलीन ग्लाइकोल, जो जल को जमने से रोकता है। सर्दियों में इसका उपयोग ज्यादा होता है शीतलक के रूप में, एथिलीन ग्लाइकोल, ध्यान रखना भाई। कार के रेडिएटर में कौन सा पदार्थ, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल किसे कहते हैं, जब 2 पास के कार्बनों पे OH हो तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल। तो ये होगा एथिलीन ग्लाइकोल, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, कार के रेडिएटर में। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट आपके लिए दे रखा है ये कि विभवांतर को मापते हैं। तो इसके 2 आंसर संभव है, लेकिन किताब की लाइन अगर कॉपी की जाए तो यहाँ पर वोल्ट लिख देना, ठीक है। तो विभवांतर को किस में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं, और अगर यंत्र लिखो तो वोल्ट मीटर लिख देना, ठीक है। अगला प्रश्न है सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा। तो सांद्रता बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया के वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अभिक्रिया का वेग लिख देना, बढ़ता है या बढ़ जाता है। अगला आपके लिए सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था वाला संक्रमण तत्व कौन सा है। तो संक्रमण तत्व यूं तो बहुत है, ऑस्मियम जैसे पदार्थ काफी सारी संक्रमण अवस्था दर्शाते हैं, लेकिन अपने मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा था 3D श्रेणी पे फोकस रखना है। तो 3D श्रेणी में सबसे ज्यादा कौन दर्शाता है, Mn। कारण पूछे तो अधिकतम यानी मैक्सिमम 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, ठीक है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति कारण ये प्लस का 7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, कौन, मैग्नीज, ध्यान रखना। तत्व होगा Mn। अगला प्रश्न आपके लिए इस यौगिक का नाम बताना आपको, CONH3 बाद में ONO2+, ठीक है। तो इसका नाम मैं थोड़ा यहाँ पे लिखने का ट्राई करता हूँ, इधर देखना इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो नाम इसका ये होगा, सबसे पहले तो एमीन आएगा, पेंटा एमीन। कारण क्या है, तो NH3 5 बार है। उसके बाद में ONO को बोलते हैं नाइट्राइटो या नाइट्रीटो। मैं यहाँ पर नाइट्राइटो लिख देता हूँ, नाइट्रीटो लिखो तो भी ठीक है ना, नाइट्राइटो। अब ऑक्सीजन बंद बना रहा है तो इसलिए नाइट्राइटो O हो जाएगा, ठीक है। और बाद में कोबाल्ट का क्या लिखेंगे, तो खाली कोबाल्ट। क्यों, क्योंकि कोबाल्ट यहाँ पर ऊपर +2 है तो इस पे कोबाल्ट ऐड नहीं करना। अगर -2 होता तो अपन कोबाल्ट ऐड कर देते। अब प्लस का 2 ये, और नाइट्रेटो पे एक ऑक्सीजन होता प्लस का नहीं -1, तो 2 और ये 3 हो जाएंगे टोटल। तो इसकी ऑक्सीजन आ जाएगी
थर्ड। ध्यान रखना इधर वाला माइनस जो है उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, इसीलिए 2 में ये एक जुड़ेगा, ऐसा नहीं -2 और ये घटा 2 तो प्लस का 2 और ये भी उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा। और एमिन पर कोई आवेश होता नहीं तो कोबाल्ट थर्ड होगा, कोबाल्ट थर्ड है ना। अगला, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी तो भाई सबको याद ही है, ठीक है, ये तो सिंपल पर्सन है रतौंधी। या एक और लिखना चाहो तो आप जीरोफ्थैलेमिया लिख सकते हो। कौन सा? जीरोफ्थैलेमिया या थैलेमिया, ये जीरोफ्थैलेमिया लिख सकते हो, ठीक है। अगला नेक्स्ट है कौन सा रोग? एल्कोहल का सामान्य सूत्र पूछा है, तो सामान्य सूत्र ROH होता है भाई, क्या होता है? ROH। और कोई बढ़िया तरीके से लिखना चाहे तो आप ये लिख सकते हो CnH2n + 1OH, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्या लिखोगे? CnH2n + 1OH, ये भी सही है क्योंकि किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हटता है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का? CnH2n प्लस का 2, ये +2 की जगह क्या कर दोगे? प्लस का 1। और यहाँ पर आप चाहो कोई भी समूह जोड़ सकते हो, OH, COH, CHO वगैरह, तो सामान्य फॉर्मूला आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, इस 2 की जगह क्या लिख दो? प्लस का 1 और बाद में समूह जोड़ देना। अगला प्रश्न है एल्किल हैलाइड के साथ Ag2O की अभिक्रिया, बढ़िया अभिक्रिया, लेकिन ये भी किताब में शायद नहीं देखने को मिलती। ट्राई करते हैं एल्किल हैलाइड और Ag2O की अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है RX, Ag2O का मतलब क्या होता है? तो अक्सर Ag2O ही होता है, और क्या होगा? Ag2 और O। अब आप देखो Ag आपको निकलता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन Ag 2 बार है, तो क्यों ना इसको 2 बार ले लिया जाए, तो 2 Ag और 2 X मिल जाएंगे, और 2 R और बीच में आ जाएगा O, तो बनेगा इधर ROR बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा? Agx। कितनी बार? 2 बार। कोई बोले नहीं पल्ले पड़ा तो ऐसे लिख देना RX, बाद में क्या लिखोगे? AgOAg, ठीक है। Ag कितनी बार लिख दिया? तो अक्सर 2 बार, और प्लस में वापस क्या लिख दोगे? XR यानी RX, तो एक Agx ये बन जाएगा, एक Agx ये बन जाएगा, बीच में क्या बचेगा? ROR, तो ROR मतलब इतर बनेगा। अगला, जगह थोड़ी कम बची है लेकिन नाम जरूर लिखेंगे, किसका? DDT का। DDT का पूरा नाम, तो DDT का पूरा नाम होता है पैराडेस। क्या होता है? पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है भाई, ये इसका नाम होता है, किसका? DDT का। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट है एथिल क्लोराइड की AgCN के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जोरदार प्रश्न है भाई। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया AgCN के साथ, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एथिल क्लोराइड मतलब C2H5Cl, इसकी अभिक्रिया करानी AgCN, और 90% साफ देंगे ये अभिक्रिया, Ag को हटाओ Cl को और Cn को सीधा जोड़ दो, अभिक्रिया सिंपल। अरे इसमें नुकसान ये हो जाएगा, आप Cn को सीधा जोड़ दोगे, Cn को उल्टा जोड़ना है, C2H5NC बनाना, क्या बनाना? NC। ये आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है कि यहाँ पर अगर KCN होता, यही देखो, ये सेम टू सेम अभिक्रिया वापस लिखता हूँ, C2H5Cl प्लस में जैसे मैंने लिख दिया KCN, तो फिर इस KCl को सीधा हटाना है और यहाँ पर बनाना है C2H5CN। लेकिन अगर Ag हो तो फिर NC जोड़ना है, ऐसा आपको पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि KCN जो है वो KCN एक प्रकार का कैसा यौगिक है? तो अक्सर आयनिक है। कैसा है? आयनिक। तो आयनिक का मतलब क्या है? ये वाला बंद यहाँ से टूट जाता है और CN सीधा जुड़ता है, तो इसमें CN सीधा जुड़ता है। जबकि अगर AgCN हो तो ये एक प्रकार का सहसंयोजक यौगिक है। कैसा यौगिक है? सहसंयोजक। ऐसा पूछ सकता है कि ये इसमें उल्टा क्यों जुड़ता है? सहसंयोजक, एक वाला बंद टूटता नहीं तो पहले नाइट्रोजन LP देता है, उसके बाद में यहाँ से बंद टूटता है, इसलिए वहां पर नाइट्रोजन जुड़ता है। तो यहाँ पर उत्पाद क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। क्या लिखोगे? इधर लिखोगे एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड इसका राइट आंसर होगा भाई। ध्यान रखना, बहुत बहुत भयंकर और बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं, छोटे छोटे प्रश्न हो जाए तो ही काफी अपने, बड़े वाले प्रश्न तो वैसे भी कॉपी मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है किन्हीं 2 ऐसे विलयनों का उदाहरण दीजिए जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो आप इसमें एथेनॉल और जल लिख सकते हो, एथेनॉल व जल, और लिख सकते हो मेथेनॉल व जल, मेथेनॉल व जल, और लिख सकते हो इसमें एसीटोन, क्या लिख सकते हो? एसीटोन व CH2, एसीटोन व क्या लिख सकते हो? CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड। ध्यान रखना एसीटोन और एनिलीन जो ऋणात्मक विचलन का एग्जांपल हो जाएगा, लेकिन एसीटोन और CH2 किसका एग्जांपल है? तो अक्सर धनात्मक विचलन का। बहुत बढ़िया प्रश्न है, CH2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड। अगला प्रश्न है सामान्य ताप पर जल की मोलरता पूछे, भले मोलरता पूछे, और सामान्य ताप पर जल की पूछे, आंसर हमेशा रटा हुआ होना चाहिए 55.55, कितना? 55.5 या 55.55, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, विशिष्ट चालकता और शैल स्थिरांक में संबंध बताइए। किसमें? विशिष्ट चालकता और शैल स्थिरांक में क्या पूछा है? संबंध पूछा है। तो इसका राइट आंसर देखो विशिष्ट चालकता। सबसे पहले विशिष्ट चालकता होती क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले विशिष्ट चालकता को अपन K से दर्शाते हैं, यानी कप्पा बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता फॉर्मूला क्या होता है?
के बराबर 1/रो और रो बराबर होता है RA/L। तो क्या लिखेंगे 1/RA में लिख देंगे L, L चला जाएगा भाई ऊपर, तो क्या बनेगा 1/R गुणा L बटे में बचेगा A। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इतना बड़ा संबंध आपको नहीं लिखना है। अब आप देखो लिखोगे कैसे इसको, तो कप्पा बराबर क्या बना 1/R, 1/R को अपन बोलते हैं C, या कहीं पे G लिखो मिले तो भी चलेगा, ठीक है ना, C लिखो G लिखो दोनों ठीक है। और ये जो है L बटे इसको बोलते हैं G स्टार का मतलब होगा सेल स्थिरांक। तो आपको संबंध ये याद रखना है कि इसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, ठीक है, बराबर इसका मतलब है चालकता, ठीक है, और गुणाम होगा सेल स्थिरांक, क्या होगा सेल स्थिरांक। तो ये आपको ऐसे कैसे याद रखना है। अब इसी को कहीं पे आपको ऐसे लिखे चालकता बराबर, क्योंकि ये पुराने किताबों में ऐसे लिखा आता था विशिष्ट चालकता, आजकल विशिष्ट चालकता को अपन बोलते हैं चालकता, ये बात ध्यान रखना। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं चालकता, और ये जो चालकता है वास्तव में ये चालकता नहीं, यहाँ पर है चालकत्व, तो इसको मैं चालकत्व ही कर देता हूँ ताकि आपके डाउट नहीं हो, ठीक है। तो आपको पूछा वैसे भी किसके बीच में विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक, तो आपको याद रखना विशिष्ट चालकता बराबर चालकत्व गुणा सेल स्थिरांक, विशिष्ट चालकता बराबर चालकत्व गुणा सेल स्थिरांक, क्योंकि 1/R को आपने क्या लिखा है G का मतलब क्या होगा तो अक्सर चालकत्व, और L बटे का मतलब क्या होगा सेल स्थिरांक, ये बात रखना। तो विशिष्ट चालकता बराबर चालकत्व गुणा सेल स्थिरांक। अगला प्रश्न जो है वो आपके लिए कि लेंथेनॉइड श्रेणी में त्रिसंयोजक धनायन यानी Ln3+, इसको क्या बोलेंगे Ln3+ का आकार परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ घटता है, इस संकुचन को क्या कहते हैं। अब ये आपको पहले प्रश्न पूछा था, अब उसका उत्तर बता दिया, इसे बोलते हैं लेंथेनॉइड संकुचन। क्या बोलते हैं लेंथेनॉइड संकुचन, ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो लेंथेनॉइड संकुचन ये आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो अपन थोड़ा सा 1-2 प्रश्न थोड़े थोड़े और बचे वो भी साथ साथ निपटा लेते हैं ना। अगला प्रश्न अपने को पूछा है कि NiCO होल फॉर्म में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। वास्तव में यहाँ पर ब्रैकेट बनाना चाहिए था, उसने बनाया नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना है NiCO होल फॉर्म में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगी भाई। कितनी होगी तो अक्सर 0 क्यों होगी, क्योंकि इसमें इस पर कोई आवेश देने का कार्बोनिल एक उदासीन लिगेंड होता है, ध्यान रखना। और ये कार्बोनिल भी इसने गलत बनाया है, ऑक्सीजन छोटा बनाया है। कार्बोनिल में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एकदम इक्वल बनाए जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। पेपर में काफी सारे मिसप्रिंट है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में उपस्थित केंद्रीय परमाणु का नाम। तो हीमोग्लोबिन में उपस्थित केंद्रीय परमाणु Fe2+ होता है। कौन सा होता है Fe2+, जिसे अपन फेरस बोल सकते हैं। और ऑप्शनल प्रश्न आया तो आप इसको आयरन भी मान सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो आयरन लिखो, फेरस लिखो या Fe2+ बोलो, Fe2+ बोलो और भी बढ़िया है, और तत्व पूछे तो आयरन लिख सकते हो Fe, ठीक है। अगला प्रश्न है स्टार्च के 2 अवयवों का नाम। तो स्टार्च के 2 अवयव होते हैं एमाइलोज, एक होता है एमिलोस, जिसे एमाइलोज पढ़ सकते हैं, एक होता है एमाइलोपेक्टिन। क्या होता है एमाइलोपेक्टिन, ये भी आपको याद रखना है एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन। ये होता है 15 से 20%, ये होता है 80 से 85%, ठीक है, ध्यान रखना भाई। अगला अपन बात करते हैं, ये बहुत शानदार प्रश्न है ना, छपने वाला, इस प्रकार के प्रश्न छपते हैं। सारी सामर्थ्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। तो सबसे पहले तो ये होगा भाई, ठीक है, क्योंकि इसमें CH3 समूह जो है वो अपना प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, प्लस आई प्रभाव वाले समूह सारिता को बढ़ाते हैं, ध्यान रखना। तो सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद में आप देखोगे तो इसमें 1-2 तो प्लस आई प्रभाव वाला है यानी CH3 है, और एक बेंजीन यानी C6H5 फेनिल वाले वो माइनस आई प्रभाव दर्शाती है। तो सेकंड नंबर इसका आ जाएगा, यानी C6H5N और CH3 कितनी बार 2 बार। तो इसमें तो प्योर प्लस आई प्रभाव है, इसलिए सबसे ज्यादा वो सारी होगा। इसमें 2 प्लस आई प्रभाव वाला है, 1 माइनस आई प्रभाव वाला, दोनों मिक्स में है, इसलिए ज्यादा प्रभाव तो इसका रहेगा, उसके बाद में आएगा। और थर्ड नंबर पे अगर देखा जाए तो एनिलीन खुद आ जाएगी, एनिलीन खुद को आ गई, ये रही। तो ये आ जाएगा C6H5NH2, क्योंकि इसमें 1 माइनस आई प्रभाव वाली बेंजीन है ना, फेनिल वाला की 1, और ये इसमें फेनिल वाले 2 है लास्ट वाले में, NH इधर हो जाएगा C6H5 कितनी बार 2 बार। तो अब आप देखो ये क्रम कैसे बनाया। तो सबसे ज्यादा ये क्यों है, क्योंकि इसमें CH3 जो है प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, और प्लस आई प्रभाव वाले की जो होते हैं वो सारिता को बढ़ाते हैं। इसके बाद में इसमें 2 प्लस आई है, 1 माइनस आई है, तो प्योर प्लस आई से इसका प्रभाव कम रहेगा, इसीलिए इसमें 1 माइनस आई प्रभाव के कारण इसकी सारिता इससे कम हो जाती है। अगला, इसमें बेंजीन वाले यानी फेनिल वाले जो माइनस आई प्रभाव दर्शाती है, और इसमें प्योर माइनस आई प्रभाव है, तो ये इससे कम सारी होगा। और इसमें माइनस आई प्रभाव दर्शाने वाली बेंजीन वाले या फेनिल वाले 2 बार है, इसलिए इसकी सारिता सबसे कम होगी, NH है और ये एरो है, ठीक है भाई। इस प्रकार से ये छोटे प्रश्न। अब कुछ बड़े प्रश्न अगर देखे जाए तो बड़े प्रश्न अपन बाद में देखेंगे, वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो इसे लाइक कर देना, और बड़े प्रश्न आपके देखना हो तो भी कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना के भेज दूंगा। धन्यवाद।